आदाब दोस्तों, एपिस्टन फाइल्स को समझने के लिए पहले लॉ को समझना जरूरी है। 30 जनवरी 2026 ये डेट एपिस्टन केस के टाइमलाइन में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दिन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ऑफिशियली एक लार्ज सेट ऑफ एपिस्टन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक एक्सेस के लिए रिलीज किए। ये रिलीज किसी न्यू अरेस्ट का अनाउंसमेंट नहीं था, ये रिलीज किसी सीक्रेट कन्फेशन का खुलना भी नहीं था, बल्कि ये रिलीज ट्रांसपेरेंसी के प्रोसेस का एक हिस्सा था। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट सच प्रूव नहीं करते, लेकिन वो इतना जरूर कर देते हैं कि दुनिया को चैन से सोने नहीं दे। एपिस्टन फाइल्स को आगे बढ़ाते हैं। जेफरी एपिस्टन का नाम पब्लिक रिकॉर्ड में पहली बार 2006-2007 के दौरान आता है, जब फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट को अंडर एज गर्ल से जुड़ी कंप्लेंट्स मिलती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद 30 जून 2008 को एपिस्टन फ्लोरिडा स्टेट कोर्ट में सॉलिसिटेशन ऑफ माइनर के चार्ज पर गिल्टी प्ली देता है। उसे 18 महीने की सेंटेंस मिलती है, जिसमें से 13 महीने वो पाम बीच काउंटी जेल में सर्व करता है वर्क रिलीज के साथ। इस प्ली डील पर बाद में काफी सवाल उठे क्योंकि इसके तहत फेडरल प्रोसिक्यूशन अवॉइड हो जाता है। इस पूरे एपिसोड पर डिटेल्ड रिपोर्टिंग 2019 में द न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्डियन एंड अदर रेलेवेंट न्यूज चैनल्स ने की, जहां ये बताया गया कि विक्टिम्स को प्ली डील के बारे में फॉर्मली इन्फॉर्म नहीं किया गया, जो बाद में इलीगल माना गया। टाइम फास्ट फॉरवर्ड होता है। 6 जुलाई 2019 पर जेफरी एपिस्टन को न्यू जर्सी के टेटरबोरो एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया जाता है। इस बार चार्जेस फेडरल होते हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स, जो 2002 से 2005 के बीच के पीरियड से रिलेटेड बताए जाते हैं। केस न्यूयॉर्क के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट में फाइल होता है, लेकिन 10 अगस्त 2019 को सिर्फ 33 दिन बाद एपिस्टन मैनहट्टन के मेट्रोपॉलिटन कॉरेक्शनल सेंटर में डेड पाया जाता है। न्यूयॉर्क सिटी मेडिकल एग्जामिनर डेथ का कॉज सुसाइड डिक्लेयर करता है। इस इंसिडेंट के बाद पब्लिक सिक्योरिटी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। एनपीआर न्यूज अपनी कवरेज में लिखता है कि एपिस्टन की डेथ के बाद क्रिमिनल केस लीगली क्लोज हो गया। सिविल इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रही। एपिस्टन के बाद फोकस शिफ्ट होता है उसकी क्लोज एसोसिएट गिज़लेन मैक्सवेल पर। 2 जुलाई 2020 को मैक्सवेल को न्यू हैम्पशायर में अरेस्ट किया जाता है। दिसंबर 2021 में एक फेडरल जूरी उसे सेक्स ट्रैफिकिंग ऑफ माइनर्स के चार्जेस पर गिल्टी कन्विक्ट करती है। जून 2022 में न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट उसे 20 साल की प्रिजन सेंटेंस देता है। इस पूरे ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन और जज दोनों रिपीटेडली ये क्लैरिफाई करते हैं कि मैक्सवेल का कन्विक्शन ऑटोमेटिकली किसी और इंडिविजुअल की क्रिमिनल लायबिलिटी एस्टैब्लिश नहीं करता। इस लीगल क्लैरिटी को द गार्डियन ने अपनी डिटेल्ड एक्सप्लेनर रिपोर्ट में अंडरलाइन किया। 2023 के एंड और 2024 के शुरू में एक नया चैप्टर ओपन होता है। न्यूयॉर्क फेडरल कोर्ट की जज लोरेटा प्रेस्का एक सिविल डिफेमेशन केस के डॉक्यूमेंट्स अनसील करने का ऑर्डर देती है। ये केस वर्जीनिया जॉफ्री और गिज़लेन मैक्सवेल के बीच का होता है। 3 जनवरी 2024 को पहला बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आता है। मीडिया इन्हें एपिस्टन फाइल्स कहना शुरू कर देती है, लेकिन कोर्ट के कवर पेज पर एक सेंटेंस क्लियरली लिखा होता है, और वो सेंटेंस द अपीयरेंस ऑफ अ नेम डज नॉट इम्प्लाई रॉन्ग डूइंग। इस बात को सबसे क्लियरली एक्सप्लेन करता है एनपीआर अपनी 4 जनवरी 2024 की रिपोर्ट में। एनपीआर लिखता है कि डॉक्यूमेंट्स में कई इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम हैं, लेकिन ये ना चार्जेस हैं ना वर्डिक्ट्स है, बल्कि सिविल लिटिगेशन का रॉ मटेरियल है। इन एक्यूजेशंस पर इन्वेस्टिगेशन अलाउ होती है, लेकिन किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ अभी तक क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होता। पूरी कहानी में एक पैटर्न सामने आता है। वो पैटर्न सोशल मीडिया पर थ्योरीज तेज हो जाती है, जबकि कोर्ट्स सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस तक लिमिटेड रहती है। एपिस्टन फाइल्स ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया, लेकिन कोर्ट रिकॉर्ड्स ने सिर्फ एक चीज रिपीट की, एलिगेशन प्रूफ नहीं होता। एपिस्टन केस एक अनकंफर्टेबल रियलिटी दिखाता है। जब पावर, पैसा और लीगल सिस्टम इंटरसेक्ट करते हैं तो जस्टिस का प्रोसेस स्लो और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ये कहानी किसी एक विलेन की नहीं है, ये कहानी एक सिस्टम की है, जहां कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं और कुछ सवाल हमेशा के लिए फाइल नंबर्स बनकर रह जाते हैं।
जेफरी एपिस्टन 10 अगस्त 2019 को मर चुका है। उस पर क्रिमिनल केस लीगली क्लोज हो चुका है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स बचे हैं वो हमें ये याद दिलाते हैं कि सच अक्सर ड्रामेटिक नहीं होता। कभी कभी सच सिर्फ इतना होता है, एक डॉक्यूमेंट, एक डेट और एक लाइन जो कोर्ट ने लिख दी, गॉट इट। जब फाइल्स खुलती है तो सिर्फ नाम नहीं दिखते, उनके साथ दिखते हैं सिस्टम के सबसे ऊंचे दरवाजे। जेफरी एपिस्टन के बारे में एक सबसे ज्यादा चर्चा का टॉपिक ये रहा है कि उसके कॉन्टेक्ट्स कौन कौन थे। एपिस्टन ने डिकेड्स तक पॉलिटिकल लीडर्स, बिजनेस टाइकून्स और इन्फ्लुएंशियल पब्लिक फिगर्स के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन की। ये बात स्पेकुलेशन नहीं बल्कि पब्लिकली अवेलेबल फ्लाइट लॉग्स, एड्रेस बुक्स और कोर्ट रिकॉर्ड से एस्टैब्लिश। यहाँ एक लीगल लाइन क्लियर करना जरूरी है। कॉन्टैक्ट, मीटिंग्स या नाम का मेंशन होना किसी क्राइम का प्रूफ नहीं होता। ये बात यूएस कोर्ट्स ने रिपीटेडली लिखित फॉर्म में क्लैरिफाई की है। इस नेटवर्क का एक डॉक्यूमेंट हिस्सा एपिस्टन के प्राइवेट जेट के फ्लाइट लॉग्स में भी है, जिन्हें मीडिया लोलिता एक्सप्रेस के नाम से रेफर किया। ये लॉग्स यूएस कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान पब्लिक हुए। एपिस्टन के एड्रेस बुक्स और कॉन्टैक्ट लिस्ट्स में कई वर्ल्ड लीडर्स के नाम मिले। इनमें फॉर्मर और करंट पॉलिटिशियंस इंक्लूडिंग यूएस प्रेसिडेंट्स के नाम भी मीडिया रिपोर्ट्स में आए। यहां पर एक क्रिटिकल डिस्टिंक्शन जरूरी है। नाम का होना इज नॉट इक्वल टू एक्विजिशन का होना। ये आप बात समझिए। 2024 में जो सिविल डॉक्यूमेंट्स अनसील हुए उनमें कुछ स्टेटमेंट्स और रिकलेक्शंस इंक्लूडेड थे। इस कॉन्टेक्स्ट में एक नाम रिपीटेडली मीडिया कवरेज में आता है और वो नाम डोनाल्ड ट्रंप का होता है। फैक्चुअली अगर देखा जाए, पब्लिक रिकॉर्ड ये कहता है कि ट्रंप और एपिस्टन 1990 में न्यूयॉर्क और पाम बीच सोशल सर्कल्स का हिस्सा थे। इस बात को ट्रंप ने खुद 2002 में एक इंटरव्यू में एक्नॉलेज किया था, लेकिन ये भी रिकॉर्ड पर है कि 2000 के अर्ली ईयर्स में दोनों के बीच रिलेशनशिप्स खत्म हो चुकी थी। 2019 में एपिस्टन के अरेस्ट के बाद ट्रंप ने के लिए कहा था कि उनका एपिस्टन से काफी सालों से कोई रिलेशनशिप नहीं रही। ये स्टेटमेंट मल्टीपल न्यूज आउटलेट्स ने कोट किया। 2024 के अनसील्ड सिविल डॉक्यूमेंट्स में ट्रंप का नाम कुछ विटनेस रिकलेक्शंस में मेंशन हुआ, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में यह भी लिखा है कि ट्रंप पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं है, ना ही उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर कोई कन्विक्शन हुई है। इस क्लैरिफिकेशन को एबीसी न्यूज ने अपनी एक्सप्लेनर रिपोर्ट में प्रोमिनेंटली मेंशन किया। रिपोर्ट्स ये भी नोट करते हैं कि ट्रंप ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया और उनके खिलाफ अभी तक कोई क्रिमिनल केस एपिस्टन मैटर से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है। सिर्फ ट्रंप नहीं, एपिस्टन फाइल्स में कई और इंटरनेशनल लीडर्स, फॉर्मर ऑफिशियल्स और इन्फ्लुएंशियल फिगर्स के नाम आए, लेकिन हर केस में एक कॉमन पैटर्न दिखता है। मेंशन सिविल डॉक्यूमेंट्स में है, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में गिल्ट एस्टैब्लिश नहीं हुई। डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स इस फिनोमेना को ट्रायल बाय डॉक्यूमेंट डंप के नाम से डिस्क्राइब कर, जहां पब्लिक परसेप्शन डॉक्यूमेंट्स के रॉ रिलीज से शेप होने लगती है, जबकि लीगल प्रोसेस अभी इनकम्प्लीट होता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मीडिया रिपीटेडली अंडरलाइन करता है, एपिस्टन खुद अपनी इन्फ्लुएंस एग्जैजरेट करता था। कई जर्नलिस्ट्स के अकॉर्डिंग एपिस्टन अपनी प्रॉक्सिमिटी को पावर के सिंबल के तौर पर यूज करता था, चाहे एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट लिमिटेड हो। इस ऑब्जर्वेशन को द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में डिटेल से एक्सप्लेन किया एंड हाउ एपिस्टन बिकेम रिच। इसलिए जब हम एपिस्टन ने लीडर्स के बारे में क्या लिखा या किन के नाम आए ये सवाल पूछते हैं तो जवाब सिंपल नहीं होता। एपिस्टन के रिकॉर्ड्स एक सोशल वेब दिखाते हैं, ना कि एक प्रूवन क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। 2026 के करंट डेट तक लीगल रियलिटी ये है, जेफरी एपिस्टन मर चुका है, गिज़लेन मैक्सवेल कन्विक्टेड है और बाकी सब के लिए कोर्ट्स ने सिर्फ इतना कहा है, एविडेंस और वर्डिक्ट के बीच एक बहुत लंबा गैप होता है। जब कोर्ट चुप होता है तब नैरेटिव बोलता है, और जब नैरेटिव चल पड़ता है सच अक्सर पीछे रह जाता है। जेफरी एपिस्टन के केस में सबसे बड़ा शिफ्ट 2019 के बाद नहीं बल्कि 2024 में दिखता है। जब अनसील्ड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक हुए तब लीगल प्रोसेस का एक साइलेंट फेज
मीडिया के लाउड फेज में कन्वर्ट हो गया। कोर्ट्स ने जो डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ट्रांसपेरेंसी के लिए रिलीज किए थे, उन्हें पब्लिक डिस्कोर्स ने आंसर्स के तौर पर लेना शुरू कर दिया। ये डॉक्यूमेंट्स जज की फाइंडिंग्स नहीं होती, बल्कि क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स और डिपोजिशंस का कलेक्शन होते हैं। लेकिन सोशल मीडिया का इकोसिस्टम इस डिस्टिंक्शन पर काम नहीं करता। यहां पर एक नाम, एक लाइन या एक स्क्रीनशॉट काफी होता है नैरेटिव बनाने के लिए। एप्स्टन फाइल्स के साथ भी वही हुआ। कोर्ट के कवर पेज पर लिखी हुई लाइन, द अपीयरेंस ऑफ अ नेम डज नॉट इंप्लाई रॉन्ग डूइंग, स्क्रीनशॉट से बाहर रह गई, लेकिन नाम वायरल हो गए। इस प्रोसेस को न्यूज ने कंटेक्स्ट कोलैप्स कहा, क्योंकि जब लीगल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आते हैं तो उनका मीनिंग तब तक इनकम्प्लीट होता है जब तक पूरा जुडिशियल कंटेक्स्ट समझ ना जाए। बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स ने लीगल डिस्क्लेमर्स ऐड किए, रिपीटेडली ये क्लैरिफाई किया कि सिविल एलिगेशंस और क्रिमिनल कन्विक्शंस अलग चीजें होती है। लेकिन ये डिस्क्लेमर्स वायरल रील्स और क्लिप्स में डिसअपीयर हो जाते हैं। कुछ वीडियोस और पोस्ट्स ने ये इंप्रेशन क्रिएट किया कि एप्स्टन ने कन्फेशंस लिखी थी या लिस्ट छोड़ी थी, लेकिन 2026 तक के वेरीफाइड रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जहां एप्स्टन ने किसी लीडर के अगेंस्ट क्रिमिनल रॉन्ग डूइंग एडमिट की हो। मीडिया स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग एप्स्टन केस मॉडर्न जर्नलिज्म के लिए एक सिट्रस टेस्ट बन गया। एक तरफ ट्रांसपेरेंसी का प्रेशर, दूसरी तरफ डिफेमेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का रिस्क। न्यूज रिपोर्ट्स ने इस फिनोमिनन को डिस्क्राइब किया a collision between public curiosity and legal restraint के रूप में। इस पूरे सिचुएशन में सबसे ज्यादा इंपैक्ट विक्टिम्स के नैरेटिव्स पर पड़ता है। जब फोकस सिर्फ पावरफुल नेम्स पर चला जाता है तो असली केसेस, टाइमलाइंस और कोर्ट फाइंडिंग्स बैकग्राउंड नॉइज बन जाते हैं। कई विक्टिम एडवोकेसी ग्रुप्स ने भी मीडिया से अपील की कि स्पेकुलेशन के बजाय वेरीफाइड रिपोर्टिंग पर फोकस। साइलेंस का मतलब कवर अप नहीं, बल्कि लीगल थ्रेशहोल्ड का पूरा ना होना भी होता है। एप्स्टन फाइल्स ने एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ एक्सपोज की। हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक ही स्पीड से ट्रैवल करते हैं। कोर्ट रूम स्लो होते हैं, इंटरनेट इम्पेशेंट होता है और इसी इम्पेशेंस में सवाल जवाब से पहले आ जाते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री के इस हिस्से का कंक्लूजन सिंपल है। मीडिया का रोल क्वेश्चंस उठाना है, कोर्ट्स का रोल आंसर्स देना है। जब हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो जो बचता है वो सच नहीं बल्कि परसेप्शन होता है। एप्स्टन फाइल्स ने दुनिया को ये नहीं बताया कि कौन गिल्टी है, उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि हम सच को कैसे कंज्यूम करते हैं। जेफरी एप्स्टन के केस में सबसे ज्यादा चर्चा हमेशा पावरफुल लोगों, लीडर्स और इंस्टीट्यूशंस के अराउंड रही। लीगल सिस्टम के लिए इस केस का सेंटर कभी भी सिर्फ नाम नहीं, कोर्ट रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस पूरे मैटर का कोर हमेशा विक्टिम रहे। 2006 से लेकर 2019 तक मल्टीपल सिविल कंप्लेंट्स और टेस्टिमोनीज फाइल होती रही। इन कंप्लेंट्स में एक कॉमन पैटर्न था, अंडर एज गर्ल्स, सिस्टमैटिक ग्रूमिंग और अब्यूज जो सालों तक चलता रहा। ये डिटेल्स किसी सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं बल्कि स्वॉन कोर्ट एफिडेविट से आती है। एप्स्टन की डेथ के बाद कई लोगों ने माना कि जस्टिस प्रोसेस यही खत्म हो गया, लेकिन लीगली ऐसा नहीं हुआ। सिविल लॉसूट्स कंटिन्यू रही क्योंकि सिविल लॉ का पर्पस पनिशमेंट नहीं, अकाउंटेबिलिटी और कंपनसेशन होता है। इस प्रोसेस का सबसे विजिबल आउटकम 2022 में दिखता है जब एप्स्टन स्टेट से विक्टिम्स के लिए सेटलमेंट अनाउंस होता है। एप्स्टन विक्टिम्स कंपनसेशन प्रोग्राम के थ्रू एलिजिबल सर्वाइवर्स को फाइनेंशियल कंपनसेशन दी जाती है। इस प्रोग्राम का पर्पस क्रिमिनल जस्टिस का रिप्लेसमेंट बनना नहीं था, बल्कि सर्वाइवर्स को एक फॉर्म ऑफ क्लोजर प्रोवाइड करना था। लेकिन सर्वाइवर्स के स्टेटमेंट्स में एक बात बार बार रिपीट होती है, पैसा जस्टिस का सब्स्टिट्यूट नहीं होता। कई सर्वाइवर्स ने मीडिया इंटरव्यूज में कहा कि उनके लिए सबसे बड़ा सवाल अकाउंटेबिलिटी का था, न कि सिर्फ कंपनसेशन का। इस इमोशनल और लीगल गैप को द गार्डियन ने अपनी रिपोर्टिंग में हाईलाइट किया, जहां सर्वाइवर्स ने कहा कि एप्स्टन की डेथ ने उनसे आंसर्स छीन लिए।
2023 और 2024 में जब एप्स्टेन रिलेटेड सिविल डॉक्यूमेंट्स अनसील हुए, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, तो विक्टिम्स के नैरेटिव्स फिर से स्पॉटलाइट में आए। लेकिन इस बार स्पॉटलाइट के साथ एक रिस्क भी आया, रीट्रॉमेटाइजेशन का। विक्टिम एडवोकेसी ग्रुप्स ने वार्न किया कि बिना कंटेक्स्ट के डॉक्यूमेंट्स को वायरल करना सर्वाइवर्स के लिए साइकोलॉजिकली डैमेजिंग हो सकता है। जस्टिस का एक और अनकंफर्टेबल एस्पेक्ट यहां सामने आता है। क्रिमिनल लॉ का स्टैंडर्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है। जब एक्यूज्ड मर जाता है तो प्रोसिक्यूशन लीगली प्रोसीड नहीं कर सकता। इसीलिए एप्स्टेन के अगेंस्ट कोई फाइनल क्रिमिनल वर्डिक्ट कभी आ ही नहीं सकता। ये रियलिटी विक्टिम्स के लिए सबसे मुश्किल थी। 2026 के करंट डेट तक एप्स्टेन केस से डायरेक्टली लिंक्ड कोई नया क्रिमिनल कन्विक्शन इमर्ज नहीं हुआ। मैक्सवेल के अलावा साइलेंस का मतलब डिनायल नहीं होता, बल्कि एविडेंस थ्रेशोल्ड का पूरा ना होना भी होता है। एप्स्टेन फाइल्स का सबसे बड़ा इंपैक्ट शायद ये नहीं था कि किसका नाम आया, सबसे बड़ा इंपैक्ट ये था कि विक्टिम्स के राइट्स, प्ली डील्स और प्रोसिक्यूटोरियल अकाउंटेबिलिटी पर ग्लोबल कन्वर्सेशन शुरू हुई। यूएस जस्टिस सिस्टम ने बाद में विक्टिम नोटिफिकेशन रूल्स को टाइटन किया ताकि फ्यूचर में ऐसे लैप्सेस अवॉइड हो सके। इस कहानी का एंड कोई ड्रामेटिक कोर्ट रूम सीन नहीं है, इसका एंड एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ पर होता है। हर क्राइम का क्लोजर परफेक्ट नहीं होता, हर केस का जस्टिस कंप्लीट नहीं होता। कुछ कहानियों में जस्टिस मिलती है और कुछ कहानियों में सिर्फ रिकॉर्ड बचता है। एप्स्टेन फाइल्स ने दुनिया को ये नहीं दिखाया कि कौन साफ है और कौन गुनहगार। उन्होंने सिर्फ ये याद दिलाया कि जब सिस्टम फेल होता है तो उसकी कीमत सबसे पहले विक्टिम्स चुकाते हैं। आगे बढ़ते हैं, रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करते हैं। CNN पॉलिटिक्स के मुताबिक 3 मिलियन पेजेस हैव बीन रिलीज्ड बाय द जस्टिस डिपार्टमेंट एंड हैरत की बात यह है कि इसमें इन्फ्लुएंशियल फिगर्स भी मौजूद है। इन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप, सरफहरिस्त एलन मस्क, बिल क्लिंटन, फॉर्मर ओबामा व्हाइट हाउस काउंसिल एंड अदर लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व्ड। जेफरी एप्स्टेन मर चुका है, उस पर क्रिमिनल केस लीगली क्लोज हो चुका है, लेकिन जो रिकॉर्ड्स बचे हैं वो अभी भी बोलते हैं। इस वीडियो का एम किसी को दोषी या बेकसूर डिक्लेयर करना नहीं था। जो कुछ भी डिस्कस किया गया वो सिर्फ कोर्ट रिकॉर्ड्स और वेरीफाइड न्यूज सोर्सेज पर बेस्ड है। अगर आपके पास अलग व्यूज हैं तो उन्हें फैक्ट्स और कंटेक्स्ट के साथ रखना जरूरी है। सोचिए, समझिए और कंक्लूजन्स हमेशा एविडेंस के साथ बनाइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, एप्स्टेन फाइल्स के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्ट हमारे मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक